सोचो, दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल, चारों तरफ खारे समंदर का पानी, ऊंची दीवारें, सर्चिंग लाइट्स, गार्ड। इस नामुमकिन सी जगह से 3 कैदी भागने का सपना देखते हैं। कहानी है फ्रैंक मॉरिस की, एक ऐसा दिमाग जो खुद को दुनिया की सबसे कड़ी जेल से भी आजाद कर लेता है, और वो भी बिना किसी को भनक लगे। 1962 में 3 कैदी एल्केट्राज़ जेल से रातों रात गायब हो गए, और इसी रियल घटना पर बनी है ये आइकॉनिक फिल्म एस्केप फ्रॉम एल्केट्राज़। कहानी की शुरुआत होती है फ्रैंक मॉरिस नाम के एक ऐसे अपराधी से जो न सिर्फ खतरनाक था बल्कि उससे भी ज्यादा चालाक। उसे अमेरिका की सबसे खतरनाक और हाई सिक्योरिटी जेल एल्केट्राज़ भेजा जाता है। ये जेल समंदर के बीचों बीच एक आइलैंड पर बनी है। कहते हैं यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है। आज तक यहाँ से ना कोई भाग पाया है और ना ही किसी ने भागने की सोची है। लेकिन फ्रैंक मॉरिस का नाम ही उसकी चालाकी की वजह से विख्यात है। वो पहले भी कई जेलों से भाग चुका है। फर्क बस इतना है, एल्केट्राज़ से भागना सपने में भी मुमकिन नहीं माना जाता। जेल में कदम रखते ही फ्रैंक की पूरी तरह से तलाशी ली गई। उसके कपड़े, सामान, सब कुछ बदल दिया गया। उसे नए कपड़े दिए गए और उसकी जेल में डाल दिया गया। अगले दिन ब्रेकफास्ट के समय उसकी मुलाकात लिटमस नाम के बूढ़े कैदी से हुई। उसके पास एक पालतू चूहा था। उससे वो घंटों बातें करता रहता। फ्रैंक और लिटमस बातें कर रहे थे, लेकिन तभी उसकी नजर बुल्फ नाम के एक और कैदी पर पड़ी। बुल्फ उसे घूर रहा था और हल्के फुल्के इशारे करके उसे परेशान कर रहा था, लेकिन फ्रैंक ने उसे नजरअंदाज किया और लिटमस से बात करता रहा। थोड़ी देर बाद फ्रैंक को जेल के वार्डन के ऑफिस में बुलाया गया। वहाँ वार्डन ने फ्रैंक को धमकाते हुए कहा, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब तक जिसने भी कोशिश की है वो या तो मारा गया या समंदर में डूब गया। लेकिन फ्रैंक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसी दौरान उसने वार्डन के कमरे से चुपचाप एक नेल कटर चुरा लिया। ये चीज दिखने में छोटी थी, लेकिन फ्रैंक जानता था कि अगर उसे भागना है तो हर छोटी से छोटी चीज की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। वापस आकर उसने वो नेल कटर अपनी बाइबल के अंदर छुपा दी। कुछ दिन बाद जेल में नहाते टाइम बुल्फ एक बार फिर से उसे परेशान करने आया, लेकिन इस बार फ्रैंक ने उसे बख्शा नहीं। उसने बुल्फ को जोरदार तरीके से पीटा। इस एक फाइट ने जेल के अंदर उसकी एक सॉलिड रेपुटेशन बना दी। अब कोई भी उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता। फ्रैंक को लाइब्रेरी में काम पे लगा दिया गया। वहीं उसकी दोस्ती हुई इंग्लिश नाम के एक कैदी से जो जेल में लाइब्रेरियन था। इंग्लिश को उम्र कैद की सजा मिली थी और अब उसने खुद को किताबों की दुनिया में खो दिया था। फ्रैंक और इंग्लिश दोनों को इतिहास में गहरी दिलचस्पी थी, जिससे दोनों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग बन गई। इसी दौरान फ्रैंक की मुलाकात डॉक नाम के कैदी से हुई, एक शांत किस्म का इंसान जो बहुत अच्छा पेंटर था। डॉक का मानना था कि अगर उसने पेंटिंग शुरू ना की होती तो इस जेल की दीवारें उसे पागल कर देती। पेंटिंग ही उसकी जिंदगी का इकलौता सहारा है। एक दिन फ्रैंक को जेल के कारपेंटर वर्कशॉप में काम करने का मौका मिला, जहां उसे थोड़ा बहुत मेहनताना भी मिलता था। लेकिन मुसीबत फिर से लौटने वाली थी। एक दिन जब सभी कैदी अपने सेल से बाहर थे, बुल्फ फिर वापस आ गया। इस बार उसके हाथ में धारदार हथियार था और उसकी नजरें सिर्फ फ्रैंक पर थीं। जैसे ही वो हमला करने वाला था, डॉक ने उसे वक्त रहते अलर्ट कर दिया। फ्रैंक ने अपनी जैकेट का इस्तेमाल करते हुए खुद को बचाया और फिर दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। बुल्फ ने गार्ड पर भी हमला कर दिया, जिससे हालात और ज्यादा बिगड़ गए। नतीजा ये हुआ कि दोनों को सजा के तौर पर डीप ब्लॉक में भेजा गया। ये वो जगह थी जहां कैदी को अकेले, अंधेरे और सन्नाटे में बंद कर दिया जाता, और यहाँ कोई किसी से बात तक नहीं कर सकता। फ्रैंक को यहाँ सिर्फ इसलिए डाला गया क्योंकि उसने खुद को बचाया था। ये बात उसे अंदर तक चुभ गई। 2 हफ्ते बाद जब फ्रैंक को बाहर निकाला गया तो लिटमस ने अपने चूहे के जरिए उसे एक छोटा सा वेलकम नोट भेजा। इस छोटे से इशारे ने फ्रैंक को कुछ पल के लिए सुकून दिया। तभी उसके बगल वाली सेल में चार्ली नाम का कैदी आता है और उससे उसकी दोस्ती हो जाती है। चार्ली को एक बड़ी चोरी की वजह से उम्र कैद की सजा हुई है। इधर एक दिन बिना किसी जानकारी के वार्डन ने जेल का दौरा किया। तभी उसने एक कैदी के सेल में अपनी ही पेंटिंग देखी जो डॉक ने बनाई थी। पहले तो उसे पसंद आई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग बदल गया और उसने गुस्से से डॉक की सभी पेंटिंग को जब्त करवा दिया। डॉक अंदर से टूट गया। वो अपनी बनाई हर एक पेंटिंग से बहुत प्यार करता था। फ्रैंक ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन डॉक इस बात को सह नहीं सका। कुछ दिनों बाद शिफ्ट के दौरान डॉक ने अपनी 3 उंगलियां एक कुल्हाड़ी से काट ली, और ये वार्डन के खिलाफ एक बगावत थी। उसी रात फ्रैंक अपने सेल में बैठा था जब उसकी नज़र बैंड में रैंकते एक कॉकरोच पर पड़ी।
उसे महसूस हुआ कि शायद ये बेंट जेल के बाहर तक जाता है। फ्रैंक ने उसी नेल कटर से उस दीवार को खोदने की कोशिश की। वो थोड़े थोड़े करके खुद भी रही थी। अगले दिन उसे इंग्लिश मिलता है और वो बताता है वार्डन को अपनी तस्वीर पसंद नहीं आई थी, इसलिए उसने सारी पेंटिंग्स हटवा दी। अगले दिन खाने के दौरान उसकी मुलाकात जॉन और क्लेवेंस नाम के दो भाइयों से हुई जो उसे एक पुरानी जेल से पहचानते थे। बातचीत के दौरान सबने कहा एल्काट्राज से भागना नामुमकिन है। चारों तरफ खारा और जमा देने वाला ठंडा समंदर जिसमें कोई ज्यादा दूर तक तैर ही नहीं सकता। लेकिन इस बात ने फ्रैंक के मन में एक नया ख्वाब जगा दिया। वो पहला इंसान बनना चाहता था जो इस जेल से भागा हो। उसी रात उसने बाइबल में छुपाए हुए नेल कटर की मदद से दीवार के सीमेंट को धीरे धीरे थोड़ा और खुरचना शुरू किया। जैसे ही गार्ड्स के कदमों की आवाज सुनाई देती वो बाइबल खोलकर पढ़ने का नाटक करने लगता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। सीमेंट कमजोर हो गई थी और उसके पीछे मौजूद वेंटिलेशन ग्रिल अब साफ दिखने लगी थी। इधर इंग्लिश और चार्ली दोनों अपने अपने परिवार से मुलाकात के दौरान टूट गए थे। इंग्लिश अपनी बेटी से बात करने में हिचकिचा रहा था क्योंकि वो अब बड़ी हो चुकी थी और वो उसके बचपन का हिस्सा नहीं बन पाया। वहीं चार्ली को पता चला कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। अब उसके पास जीने के लिए कुछ ही महीने बचे हैं। अगली सुबह फ्रैंक ने जॉन, क्लेवेंस और चार्ली को अपना पूरा प्लान समझाया कि कैसे जेल की नमी और खारे पानी ने सीमेंट को कमजोर कर दिया है और वो लोग बेंट से निकलकर पाइपलाइन तक पहुंच सकते हैं। सब कुछ एक हद तक मुमकिन लग रहा था, लेकिन असली सवाल अब भी वही था। जेल से निकल जाएंगे लेकिन समंदर पार कैसे करेंगे? फ्रैंक कहता है क्लेवेंस जेल के कपड़ों के डिपार्टमेंट में काम करता है और वहाँ से वो धीरे धीरे रेनकोट्स, रबर सीमेंट चुरा लेगा। फ्रैंक कहता है मैं इस सामान से लाइफ बोट और लाइफ जैकेट्स बना सकता हूँ। उसका प्लान सुन के सभी एक्साइटेड हो गए और डिसाइड किया कि वो एक साथ मिलकर इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। फ्रैंक रोज की तरह सेल की दीवार से सीमेंट निकाल रहा था और चार्ली उस दौरान पहरा दे रहा था ताकि कोई गार्ड ना देख ले। लेकिन नेल कटर बहुत छोटी होने की वजह से काम बहुत धीरे हो रहा था और फ्रैंक के हाथ भी इंजर्ड हो गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रैंक ने सबको अपनी दिक्कत बताई और बोला अब उन्हें एक पावरफुल टूल की जरूरत है। तभी उसकी नजर अपनी स्पून पर गई। उसने स्पून को गंदा कर दिया और गार्ड को बुला के कहा कि ये बदल दो। सब लोगों ने उसका साथ दिया और गार्ड ने बिना शक किए उसे स्पून बदलने की इजाजत दे दी। जब वो लोग स्पून चेंज करने गए तो जॉन ने वहां गार्ड को बातों में लगा लिया और फ्रैंक ने एक एक्स्ट्रा स्पून अपनी पॉकेट में रख लिया। इसके बाद फ्रैंक ने लिटमस से 20 दिन की मिठाई के बदले कुछ और सामान लिया। फ्रैंक ने वो स्पून मेल्ट करके नेल कटर और कॉइन के पार्ट जोड़कर एक नया पावरफुल टूल बना लिया। अब सीमेंट निकलना तेज हो गया था। लेकिन एक रात जब फ्रैंक काम कर रहा था तब एक गार्ड वहां आ रहा था। चार्ली उस गार्ड को नोटिस नहीं कर पाया, लेकिन लास्ट मोमेंट पर इंग्लिश ने उस गार्ड का ध्यान भटका दिया और चार्ली ने जेल बार पर जोर से मुक्का मारकर फ्रैंक को अलर्ट कर दिया। फ्रैंक ने फटाफट सारा सामान छुपा लिया। वो बच गया, लेकिन फ्रैंक को चार्ली पर ट्रस्ट नहीं रहा। खुदाई कंप्लीट करने के बाद फ्रैंक को पता चलता है कि ग्रिल के अंदर से स्क्रू लगे हैं जिन्हें हटाने के लिए नया टूल चाहिए और एक दिन उसे मौका मिल ही जाता है। कारपेंटर शॉप में काम करते वक्त उसने एक छोटा टूल बनाया, लेकिन उसे बाहर स्मगल करने के लिए उसे मेटल डिटेक्टर को ट्रिक करना था। उसने एक और टूल बनाया और उसे अपने हाथ में लेकर चला गया। जब डिटेक्टर बीप किया तो उसने वही टूल उसको दिखा दिया और कहा कि मुझे एक कपड़े टांगने के लिए चाहिए। गार्ड ने मना कर दिया और वो टूल उससे ले लिया और वो चला गया, क्योंकि असली टूल तो उसके जूतों में छिपा था। अपने सेल पहुंचते ही उसने उस टूल से ग्रिल खोली और उसके पीछे उसे पाइपलाइन का एक रास्ता दिखा जो ऊपर की ओर जाता था, शायद छत की ओर। फ्रैंक फिर से एक और प्लान बनाता है, फेक ह्यूमन हेड तैयार करने का। जॉन को हेयर कट शॉप से बाल लाने का काम मिला। चार्ली पेंट करने वाला बना और फ्रैंक ने इंग्लिश की मदद से न्यूज़पेपर इकट्ठा किया। फ्रैंक ने न्यूज़पेपर और सीमेंट मिक्स करके एक स्कल शेप तैयार किया। उस पर पेंट और हेयर लगा दिए। अब यह रियल लग रहा था। चार्ली ने गिवल जैसी फेक जाली भी बना ली ताकि एस्केप के बाद कोई डिफरेंस ना दिखे। एक रात फ्रैंक ने अकेले ऊपर जाने की कोशिश की। उसने फेक हेड और ग्रिल का यूज किया जिससे गार्ड जब भी आए तो उसे लगे कि फ्रैंक अभी भी सो रहा है। लेकिन पाइपलाइन के एंड पर उसे एक मेटल गेट मिला जो अकेले नहीं खोला जा सकता है। उसी समय गार्ड राउंड पर आया। उसे थोड़ा शक हुआ, लेकिन फेक हेड ने उसे कंफ्यूज कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रैंक ने चार्ली से बात की। तब तक जॉन और क्लेवेंस ने भी अपने फेक हेड बना लिए। सब रेडी थे नेक्स्ट स्टेप के लिए।
उसी रात जॉन और चार्ली दोबारा उस गेट तक पहुंचे। उसे पकड़ते ही उनको समझ आ गया कि इसको खोलना आसान नहीं है, उसके लिए उनको एडवांस टूल चाहिए। अगले दिन एक म्यूजिक क्लास के दौरान चार्ली ने एक फैन को चुरा लिया। फ्रैंक ने फैन के मोटर पार्ट से एक और पावरफुल कटर टूल बना डाला। उस रात वे लोग दोबारा मेटल गेट तक पहुंचे और अब की बार टूल की मदद से उन्होंने गेट काट डाला। बीच बीच में नॉइस भी हुई, लेकिन गार्ड ने सीरियसली नहीं लिया क्योंकि वो सेकंड फ्लोर पे हो रही थी। दूसरी तरफ वोल्फ भी डी ब्लॉक से बाहर आ चुका था और फ्रैंक से बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार था। जैसे ही वो फ्रैंक पर हमला करने बढ़ा, इंग्लिश ने बीच में आकर उसे रोक लिया। एक और खतरा टल गया। उसी रात फ्रैंक, जॉन, चार्ली और क्लेवेंस ने पाइपलाइन में मिलने का प्लान बनाया, लेकिन चार्ली का डर उस पर हावी हो गया। आखिरी मोमेंट पर उसने डिसाइड किया कि वो प्लान का हिस्सा नहीं बनेगा। फ्रैंक और बाकी 3 लोग आगे बढ़ते रहे ठीक प्लान के अनुसार। चार्ली वहीं ठहर गया। उसकी आंखों के सामने से उसकी आज़ादी का सपना धीरे धीरे दूर होता गया। फ्रैंक, जॉन और क्लेवेंस उस मेटल गेट को पार करते हुए जेल की छत तक पहुंच गए। वहां से उन्हें तेज सर्च लाइट को अवॉइड करना था। एक भी गलती उन्हें पकड़वा सकती थी, लेकिन तभी चार्ली ने अपने डर को पीछे छोड़ा और फिर पूरे जोश से पाइपलाइन के रास्ते उस मेटल गेट तक पहुंचा। लेकिन अब वो अकेला था और अकेले उस मेटल गेट को क्रॉस नहीं कर सकता था। उसका डर उसे आज़ादी से दूर ले गया। उसी वक्त फ्रैंक, जॉन और क्लेवेंस जेल की बाउंड्री वॉल तक पहुंच चुके थे। उन्होंने चारों ओर देखा कि कोई गार्ड तो नहीं है। फिर वो धीरे से दीवार पार कर गए और जेल के बाहर कदम रख दिया और धीरे धीरे वो समुद्र के किनारे पहुंचे। हर किसी को पता था कि क्या करना है। सब प्लान के मुताबिक फास्ट और शांतिपूर्वक काम कर रहे थे। उन्होंने वही रेनकोट से बनी बोट निकाली, उसमें हवा भरनी शुरू की। माउथ से पंप करना बेहद मुश्किल था, लेकिन आज़ादी के लिए उनकी जान तक दांव पर थी। वो हिम्मत नहीं हारे और बोट तैयार हो गई। अब फ्रैंक, जॉन और क्लेवेंस एल्काट्राज़ की बाउंड्रीज को हमेशा के लिए पीछे छोड़ते हुए समुद्र में उतर गए। अगली सुबह जब गार्ड राउंड पर थे, शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगा, लेकिन जैसे ही एक गार्ड ने देखा कि फ्रैंक अभी तक सो रहा है, उसने चादर हटाई और उसके होश उड़ गए। फ्रैंक के बिस्तर पर एक फेक हेड था। पूरी जेल में खबर फैल गई। कैदी भाग निकले। अलार्म बजा दिया गया। कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि फ्रैंक के साथ साथ जॉन और क्लेवेंस भी भाग गए हैं। फौरन कोस्ट गार्ड, हेलीकॉप्टर, बोट्स सब कुछ लगा दिए गए उनकी तलाश में, लेकिन घंटों तक तलाश करने के बाद भी कुछ नहीं पता चला। कई दिनों तक तीनों का कोई भी सुराग नहीं मिला। कुछ ऑफिशियल्स ने माना कि शायद वो समंदर में डूबकर मर गए, लेकिन वार्डन के चेहरे की सच्चाई कुछ और ही कह रही थी। वार्डन जानता था वो लोग बच निकले। उसने दुनिया की सबसे सिक्योर जेल एल्काट्राज़ से एस्केप कर लिया और यही वार्डन की सबसे बड़ी हार थी। लेकिन जेल की रेपुटेशन बचाने के लिए वार्डन ने मीडिया को कहा वे तीनों समंदर में डूबकर मर गए, लेकिन ज्यादातर लोग इस पर यकीन नहीं कर पाए क्योंकि ना कोई बॉडी मिली, ना कोई बोट का टुकड़ा। यह थी एक ऐसी कहानी जिसने दुनिया की सबसे सिक्योर जेल को ही तोड़ दिया और उसके बाद उन कैदियों का कोई पता नहीं चला। शायद वो जिंदा है या समंदर ने उन्हें निगल लिया, पर सच जो भी हो, उनका नाम और ये हिम्मत भरी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। तो आज की ये सच्ची कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर तुमको ये कहानी पसंद आई तो लाइक कर देना और हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी ब्रेकडाउन के साथ।